क्या दोस्तों आपको पता है प्लास्टिक को खाकर खत्म कर देने वाला एंजाइम किस देश के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है? देश का 20वां और राज्य का पहला मेगा फूड पार्क हाल ही में किस राज्य में शुरू हुआ है? और दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग टनल का उद्घाटन किसने किया है? ऐसे ही बड़ी 13 खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 3 अक्टूबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखे। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों हमारे इस चैनल को आपने 1 साल तक के लिए फॉलो कर लिया तो आपका जो सोचने का तरीका है वो बिल्कुल ही बदल जाएगा। और दोस्तों कल ही यूपीएससी की प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है, तो जीके 2020 चैनल की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी यूपीएससी की प्रीलिम एग्जाम सुखद रहे। और दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर का वीडियो। पहला क्वेश्चन, दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग टनल का उद्घाटन किसने किया है? दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग टनल का उद्घाटन हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है श्री नरेंद्र भाई मोदी। लेकिन इस घटना से जुड़े हुए और भी फैक्टर और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, लाहौल स्पीति के बुजुर्गों से भरी एक बस को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हरी झंडी दिखाकर इस टनल का उद्घाटन किया है। और यहां आप पढ़ सकते हैं अटल टनल रोहतांग। कहां पर है अटल टनल? इस टनल का नाम है और वो स्थित है रोहतांग दर्रे में। और दुनिया की सबसे लंबी इस राजमार्ग टनल का नाम क्या है? एग्जामिनेशन में यदि ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हमारा आंसर होना चाहिए अटल टनल। और अटल टनल कितने किलोमीटर लंबी है? दुनिया की जब सबसे लंबी राजमार्ग पर बनी टनल है तो इसकी लंबाई है दोस्तों 9.02 किलोमीटर। कितनी? 9.02 किलोमीटर। और यह पूरे साल मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। यानी कि जो मानसून के बाद विंटर सीजन में जो यह राजमार्ग बंद हो जाता था, लेकिन अब यह 12 मंथ के लिए फिर से चालू हो जाएगा। यह टनल की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 3000 मीटर, 10,000 फीट यह समुद्र तल से इस टनल की ऊंचाई है। और यह टनल मनाली और लेह के बीच सड़क की दूरी 46 किलोमीटर कम करती है और दोनों स्थानों के बीच लगने वाले समय में भी लगभग 4 से 5 घंटे की बचत करती है यह सुरंग। और यह सुरंग के बारे में जो घटनाक्रम है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले 1983 में इंदिरा गांधी सरकार ने सुरंग पर विचार किया था। 3 जून 2000 को अटल जी ने सुरंग बनाने का फैसला किया था। 28 जून 2010 को सोनिया गांधी जी ने इसकी आधारशिला रखी। 15 अक्टूबर 2017 तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस टनल का निरीक्षण किया। दिसंबर 2019 में रोहतांग टनल का नाम अटल टनल रखा गया और 20 सितंबर 2019 को टनल का काम पूरा हो जाएगा, ऐसा अनुमान था। और दोस्तों अब इसका उद्घाटन किया गया है। तो देखो 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी रोड सुरंग अटल सुरंग बनकर अब तैयार हो गई है। और भारत में राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से यह टनल हमारे बहुत से कामकाज में आएगी। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है स्क्रीन पर, देश के 20वें मेगा फूड पार्क का शुभारंभ कहां किया गया? देश का 20वां मेगा फूड पार्क और राज्य का पहला मेगा फूड पार्क, और यह कहां पर बना है दोस्तों? केरल राज्य में, जिसका हाल ही में शुभारंभ किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है केरल राज्य। और इस मेगा फूड पार्क का नाम क्या है? किन्फ्रा मेगा फूड पार्क, जो यहां आप इस मेगा फूड पार्क का गेट भी देख सकते हैं। तो किन्फ्रा मेगा फूड पार्क यह परियोजना 79.42 एकड़ भूमि पर 102.13 करोड़ रुपए की लागत से प्रारंभ हुई है। और मेगा फूड पार्क बनाने का उद्देश्य क्या है? खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को गति देना। और इस मेगा फूड पार्क से किसानों को भी बहुत ही फायदा होगा। और इस मेगा फूड पार्क से जुड़े और भी क्वेश्चन बन सकते हैं
केरल के किस जिले में राज्य के पहले व देश के 20वें मेगा फूड पार्क का शुभारंभ किया गया? केरल के पलक्कड़ जिले में। कहां पर? केरल के पलक्कड़ जिले में। और केरल के इस मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किसने किया? हमारे दो महानुभाव, एक है श्री नरेंद्र सिंह तोमर और दूसरे है केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनराई विजयन। नरेंद्र सिंह तोमर और पिनराई विजयन दोनों ने संयुक्त रूप से इस मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। लेकिन एक और क्वेश्चन बनता है, हमारे श्री नरेंद्र सिंह तोमर किस मंत्रालय के मंत्री है? तो याद रखो, श्री नरेंद्र सिंह तोमर किस मंत्रालय के मंत्री है? केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्री है, क्योंकि हाल ही में हरसिमरत कौर बादल ने इस मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया, तो इसका प्रभार अब सौंप दिया गया है नरेंद्र सिंह तोमर को, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। इसी के साथ साथ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री भी है श्री नरेंद्र सिंह तोमर। यानी कि 3 मंत्रालय से नाम जुड़ा हुआ है हमारे इस कैबिनेट मंत्री का, याद रखिएगा। और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री कौन है? इमेज में देख सकते हैं, नाम है श्री रामेश्वर तेली। क्या? रामेश्वर तेली। और मेगा फूड पार्क से क्या फायदा होगा? याद रखो, 25 से 30 खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों में 250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश आएगा। साल भर में 450 से 500 करोड़ रुपए का कारोबार होगा और 5000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार प्रदान करेगा यह मेगा फूड पार्क, और 25,000 से ज्यादा किसानों को लाभान्वित करेगा यह मेगा फूड पार्क। और यह 20वां मेगा फूड पार्क हाल ही में केरला में शुरू किया गया है। तीसरा क्वेश्चन, भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो किसने लॉन्च किया है? हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का यह नया लोगो हाल ही में जारी किया है हमारे खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है किरेन रिजिजू। किरेन रिजिजू हमारे किस मंत्रालय के मंत्री है? वो भी एक क्वेश्चन बनता है, तो याद रखो, किरेन रिजिजू किस मंत्रालय के मंत्री है? युवा मामलों और खेल राज्य मंत्री है किरेन रिजिजू। भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया लोगो कब और कहां से लॉन्च किया गया? 30 सितंबर 2020 को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से। कहां पर? दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से इस लोगो को लॉन्च किया है हमारे खेल मंत्रालय के मंत्री किरेन रिजिजू ने। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए लोगो में एक फ्लाइंग फिगर है, यहां आप देख सकते हैं एक फ्लाइंग फिगर है, और जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अपने करियर की छलांग लगाने की स्वतंत्रता को दर्शाता है इस तरह दोस्तों। और आकृति में भारतीय तिरंगा और चक्र का नीला रंग है, तो यहां आप देख सकते हैं हमारे भारत के तिरंगे के ये 3 रंग, और यहां पर दोस्तों यह जो रंग है वो हमारे अशोक चक्र का नीला रंग है। तो दोस्तों यह हमारे आने वाले स्पोर्ट्स में कुछ बदलाव को दर्शाता है यह नया लोगो। और भारतीय खेल प्राधिकरण के वर्तमान महानिदेशक कौन है? संदीप प्रधान। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 1984 में। भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा। तो यह फैक्ट भी आपको याद रखने चाहिए। चौथा क्वेश्चन, झारखंड में पाकुड़ शहद किसके द्वारा इकट्ठा किया जाता है? दोस्तों झारखंड में पाकुड़ शहद इकट्ठा किया जाता है संथाल आदिवासियों के द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है संथाल आदिवासियों के द्वारा यह पाकुड़ शहद इकट्ठा किया जाता है। और यहां पर पढ़िए, ट्राइफेड एंड ट्राइब्स इंडिया प्रेजेंट करंज पाकुड़ हनी। और दोस्तों आदिवासियों को उनके जो जंगल के उत्पाद है इसके सही दाम मिले, इसे ऑनलाइन अमेजोन पर भी बेचा जा रहा है। तो सुर्खियों में क्यों आया? देखो, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा गांधी जयंती यानी कि कल 2 अक्टूबर के अवसर पर जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह और जनजातीय कार्य सचिव श्री दीपक खांडेकर की उपस्थिति में भारत के सबसे बड़े हस्तशिल्प और जैविक उत्पाद बाजार ट्राइब्स इंडिया के ई मार्केट प्लेस market.tribesindia.com का शुभारंभ किया, और इसीलिए यह जो पाकुड़ शहद है वो सुर्खियों में आया है। और ट्राइफेड संस्था का उद्देश्य क्या है?
देश भर के जनजातीय उद्यमों के उत्पाद और हस्तशिल्प को प्रदर्शित करना और उन्हें अपने उत्पाद या तो उत्पादों को सीधे बाजार तक पहुंचाने में मदद करना, यह ट्राइफेड इंडिया का मुख्य लक्ष्य है। और अमेज़न के सेलर फ्लेक्स कार्यक्रम में अमेज़न के साथ ट्राइफेड ट्राइब्स इंडिया की साझेदारी की भी शुरुआत की गई है, यानी कि जो आदिवासियां है इसके जो उत्पाद है इसको सही दाम मिले। और श्री अर्जुन मुंडा ने ट्राइफेड एंड ट्राइब्स इंडिया द्वारा बनाए गए पाकुड़ शहद को भी लॉन्च किया और यह 100% प्राकृतिक शहद है। 100% प्राकृतिक शहद है जो कई प्रकार के पुष्पों से निर्मित है। और झारखंड के पाकुड़ से संथाल आदिवासियों द्वारा इकट्ठा यह किया जाता है शहद, तो आपको याद रखना है। और भारतीय कला एवं संस्कृति, भारतीय विविधता के मामले में हमें यह याद रखना है संथाल आदिवासी। 5वां क्वेश्चन, गुजरात सरकार ने जल क्षेत्र में किसके साथ समझौता किया है? गुजरात सरकार ने जल क्षेत्र में समझौता किया है दोस्तों डेनमार्क देश के साथ, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डेनमार्क देश। और सुर्खियों में क्यों आया और इनसे जुड़े और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये देखो, गुजरात सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ कितने वर्ष के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? 5 वर्ष के, कितने? 5 साल के एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और राज्य सरकार की शाखा गुजरात जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने ऑनलाइन इंटरएक्टिव प्लेटफॉर्म के माध्यम से डेनिश जल फोरम के साथ समझौता ज्ञापन पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। और जब बात करते हैं डेनिश वाटर फोरम की, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हंस मार्टिन फ्रेश मोलर। और डेनिश वाटर फोरम का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? डेनमार्क के हॉर्सोलम में स्थित है। 6ठा क्वेश्चन, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन औषधि विभाग में सचिव के रूप में पदभार किसने संभाला? दोस्तों हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सचिव के रूप में पदभार संभाल लिया है सुश्री एस अपर्णा ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सुश्री एस अपर्णा। और सुश्री एस अपर्णा ने किसका स्थान लिया है? डॉक्टर पीडी वाघेला का स्थान लिया है। और यहां आप दोनों को देख सकते हैं, तो याद रखो सुश्री एस अपर्णा गुजरात कैडर की 1988 बैच की आईएएस अधिकारी है। और सुश्री एस अपर्णा किसका स्थान लेंगे? वो स्थान लेगी डॉक्टर पीडी वाघेला का। और पीडी वाघेला को किस पद पर नियुक्त किया गया वो मैंने आपको करंट अफेयर में बताया था, यदि आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सुश्री अपर्णा विश्व बैंक में 2017 में कार्यकारी निदेशक के रूप में भी कार्य कर चुकी है। और इस पद पर उन्होंने भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में भी अपनी सेवाएं दी थी, और जिसे हाल ही में यहां सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। 7वां क्वेश्चन, IBE नॉट नामक पहल का शुभारंभ किसने किया? IBE नॉट नामक पहल का शुभारंभ किया है दोस्तों इंडियन बैंक ने। और यहां इंडियन बोले तो आई, बैंक बोले तो बी, IB यानी कि IBE नॉट नामक पहल का शुभारंभ किसने किया है? इंडियन बैंक ने। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंडियन बैंक। और IBE नॉट नामक पहल का उद्देश्य क्या है? पेपरलेस कामकाजी वातावरण प्रदान करना, पेपरलेस कामकाजी वातावरण प्रदान करना। और यह उपकरण विभिन्न कार्यालयों द्वारा डिजिटल रूप से लगाए गए नोटों के प्रसंस्करण और ट्रेडिंग को सक्षम बनाता है। इस पहल के लिए बैंक ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सुविधाओं में से एक शेयर पॉइंट को अनुकूलित किया है, और इसीलिए आपको IBE नॉट और इसकी शुरुआत की है इंडियन बैंक ने। इंडियन बैंक ने अपने कर्मचारियों के लिए एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म IND गुरु यानी कि इंडिया गुरु भी लॉन्च किया था। और इंडियन बैंक इसके वर्तमान मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? इमेज में देख सकते हैं, नाम है पद्मजा चुंद्रू। क्या? पद्मजा चुंद्रू इंडियन बैंक की MD एंड CEO है। और इंडियन बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दोस्तों इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। 8वां क्वेश्चन,
रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को निम्न में से किस राज्य में हुआ था? 1 अक्टूबर हमारे वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जन्म दिवस था और इसीलिए आपको यह पता होना चाहिए कि रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश, कहां? उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। तो रामनाथ कोविंद जन्म 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में हुआ था और रामनाथ कोविंद ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम और एलएलबी की पढ़ाई की है। वे दिल्ली हाई कोर्ट में 1977 से 1979 तक केंद्र सरकार के वकील भी रहे थे और उनके जीवन करियर की बात करें तो 1980 से 1993 तक केंद्र सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल में शामिल थे। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के दलित एक नेता थे और 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं और वे उत्तर प्रदेश से चुने गए दूसरे राष्ट्रपति हैं जो हमारे प्रेजेंट टाइम के यह प्रेसिडेंट। 9वां क्वेश्चन, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन को किसने लॉन्च किया है? लॉन्च किया है। अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन का लॉन्चिंग किया है थावरचंद गहलोत ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है थावरचंद गहलोत। लेकिन थावरचंद गहलोत हमारे किस मंत्रालय के मंत्री है? वो भी एक क्वेश्चन बनता है। थावरचंद गहलोत किस मंत्रालय के मंत्री है? केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है थावरचंद गहलोत। और अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन का उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति यानी कि एससी के छात्रों के बीच नवाचार और उद्यम को बढ़ावा देने फंड प्रदान करना इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य है, क्योंकि वो भी इनोवेशन करके कुछ नवाचार में कुछ नया खोज सके। और अंबेडकर सोशल इनोवेशन इनक्यूबेशन मिशन नाम की पहल के तहत अगले 4 वर्षों में 1000 एससी युवाओं की पहचान की जाएगी और इसको यह लाभ मिलने वाला है। और ASIIM पहल को वेंचर कैपिटल फंड फॉर एससी द्वारा लागू किया जाएगा, जिसे वर्ष 2016 में 500 करोड़ रुपए की निधि के साथ स्थापित किया गया था। कितनी? 500 करोड़ रुपए की निधि के साथ इसे स्थापित किया गया था। 10वां क्वेश्चन, प्लास्टिक को खाकर खत्म कर देने वाला एंजाइम किस देश के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है? दोस्तों बहुत ही एक अच्छी खोज की गई है और क्या पृथ्वी को इस खोज से प्लास्टिक से निजात मिलेगी? दोस्तों बहुत ही अच्छे एक समाचार आ रहे हैं कि प्लास्टिक को खाकर खत्म कर देने वाला एक एंजाइम हाल ही में ब्रिटेन देश के वैज्ञानिकों ने खोजा है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब्रिटेन। और दोस्तों यह जानबूझकर खोजा गया नहीं है, लेकिन आकस्मिक यानी कि अकस्मात से यह संशोधन किया गया है। हुआ क्या मामला वो देखिए। खास बात यह है कि इस एंजाइम को वैज्ञानिकों ने लैब में काम करते हुए गलती से ढूंढ निकाला। ब्रिटेन के यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ के रिसर्चर असल में कॉलेज लैब में बैक्टीरिया से जुड़े अध्ययन कर रहे थे। प्रयोग में कुछ ऐसी गफलत हुई कि नया एंजाइम तैयार हो गया है ना दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत बात। और गलती से मिले इस एंजाइम को लेकर वैज्ञानिक उत्साहित है और इसको विकसित करने पर काम भी शुरू हो गया है कि इसे किस तरह विकसित किया जाए। और प्रक्रिया कामयाब रही तो दुनिया भर में प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाई जा सकती है। तो यह बहुत ही खूबसूरत संशोधन हाल ही में किया गया है ब्रिटेन देश में। और प्रदूषण और प्लास्टिक की बात करें तो दुनिया भर में प्लास्टिक के जो पॉल्यूशन है इसके कुछ आंकड़े हमें चौंकाने वाले हैं। हर साल समुद्रों में 80 लाख टन प्लास्टिक घुल रहा है। कितने? 80 लाख टन। हर साल 10 लाख से ज्यादा जलीय जीवों की मौत सिर्फ समुद्रों में घुले प्लास्टिक से होने वाले इंफेक्शन की वजह से हो जाती है। दुनिया भर में जितना प्लास्टिक इस्तेमाल होता है इसका सिर्फ 9% प्लास्टिक ही रिसाइकल हो पाता है। दोस्तों यह चौंकाने वाले खुलासे। 11वां क्वेश्चन, T20 इंटरनेशनल्स में MS धोनी का विकेट कीपिंग का एक रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया है? दोस्तों हमारे माही के जो विकेट कीपिंग का एक रिकॉर्ड है इसको तोड़ दिया है ऑस्ट्रेलिया की एक महिला क्रिकेटर एवं विकेट कीपर। ऐसी नाम है दोस्तों एलिसा हिली।
इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है एलिसा हीली। यह यहां आप इमेज में देख सकते हैं। तो एलिसा हीली एक ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर और विकेट कीपर है। और किस तरह उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, तो एलिसा हीली ने भारत के लिए 98 T20 इंटरनेशनल में MS धोनी द्वारा 91 विकेट लेकर बनाए गए मोस्ट डिसमिसेबल बाय विकेट कीपर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। यानी कि उनके बारे में मैं आपको आगे बताना चाहूंगा। तो एलिसा हीली ने यह उपलब्धि किस देश के खिलाफ खेले जा रहे मैच के दौरान हासिल की है? न्यूजीलैंड देश के खिलाफ खेले जा रहे मैच में एलिसा हीली ने यह उपलब्धि हासिल की है। और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 114 T20 इंटरनेशनल खेले और 92 विकेट के साथ रिकॉर्ड तोड़ दिया। यानी कि हमारे MS धोनी का जो रिकॉर्ड था वो 91 था और एलिसा हीली का हो गया है 92। 12वां क्वेश्चन, भारतीय लिपि को निम्न में से किस संस्थान की टीम ने विकसित किया है? दोस्तों, भारतीय लिपि को हाल ही में IIT मद्रास के एक टीम ने विकसित किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है IIT मद्रास की टीम ने यह भारतीय लिपि को विकसित किया है। तो क्या है यह भारतीय लिपि? भारतीय लिपि यानी कि भारतीय स्क्रिप्ट एक सामान्य लिपि के रूप में तैयार की गई है जो सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं को व्यक्त कर सकती है। और भारतीय लिपि को IIT मद्रास में श्रीनिवास चक्रवर्ती, किसके? श्रीनिवास चक्रवर्ती की टीम ने विकसित किया है। और इनसे क्या फायदा होगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। भारतीय एक सरल एवं एकीकृत लिपि है जिसका उपयोग अधिकांश प्रमुख भारतीय भाषाओं को लिखने के लिए किया जा सकता है। यह एक राष्ट्र एक लिपि यानी कि वन नेशन वन स्क्रिप्ट के अनुरूप है और यह लाखों अनिवासी भारतीय यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडियन NRI बच्चों को भारतीय साहित्य से जोड़ सकती है यह भारतीय लिपि। और इसको विकसित किया है IIT मद्रास की एक टीम के द्वारा। 13वां क्वेश्चन, एस्टेरॉयड के खनन के लिए एक रोबोट स्पेस में कौन भेजेगा? एस्टेरॉयड के खनन के लिए एक रोबोट स्पेस में भेजने वाला है चीन देश। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है चीन देश। तो क्या मामला है? एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट, यह रोबोट इस वर्ष के अंत तक भेजा जाएगा। एस्टेरॉयड पर मौजूदा मूल्यवान खनिज संसाधन के खनन पर चीन की नजर है। ओरिजिन स्पेस लॉन्ग मार्च रॉकेट से नवंबर में लॉन्च किया जाएगा। कब? नवंबर में लॉन्च किया जाएगा। और एस्टेरॉयड मूल्यवान खनिज संसाधन के परिपूर्ण होते हैं, ऐसे में चीन की नजर सोना, चांदी और कोबाल्ट जैसी मूल्यवान संसाधनों पर नजर टिकी हुई है। यानी कि वो समुद्र में तो सभी तरफ छा गया है लेकिन अब उसकी नजर है दोस्तों स्पेस में। वहां पर जो एस्टेरॉयड है, एस्टेरॉयड में से भी वह सोना, चांदी, कोबाल्ट जैसी बहुमूल्यवान खनिजें निकालने की कोशिश कर रहा है। और ओरिजिन स्पेस बीजिंग में स्थित एक निजी कंपनी है और यह वास्तव में वास्तविक खनन के लिए एक प्री क्रूसर मिशन है। इसे चीनी नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेट करेगा और इसे क्या नाम दिया गया है दोस्तों? नियो 1 नाम दिया गया है। और दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, अखिल भारतीय नेचर केयर फाउंडेशन ट्रस्ट के आजीवन अध्यक्ष कौन चुने गए थे? हमारे पूज्य मोहनदास करमचंद गांधी वो इसी भारतीय नेचर केयर फाउंडेशन ट्रस्ट के आजीवन अध्यक्ष चुने गए थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था महात्मा गांधी। और इस क्वेश्चन के सही आंसर देने वाले बहुत से सब्सक्राइबर फ्रेंड हैं, लेकिन बहुत से सब्सक्राइबर फ्रेंड में से मैं कुछ के ही नाम ले सकता हूं। तो दोस्तों ऐसे हमारे फ्रेंड है मित्तल ओडेद्रा, वो पहली बार हमारे साथ जुड़ चुकी है, आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। और पंचाल कंदर्प, वो भी हमारे साथ पहली बार है, आपका भी हमारे चैनल में स्वागत। और वाला संजय ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहां आंसर दिया है, आपको बहुत बहुत थैंक यू। और प्रवीण कुमार, वो बिहार के औरंगाबाद से बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। दीपिका मेवाड़ा फ्रॉम मध्य प्रदेश उज्जैन से सही आंसर भेजा है। शैलेश कुमार तबियाड़, आपका भी आंसर सही है और बहुत ही डिटेल में आंसर बताया है। साथ साथ शिवानी रानी कश्यप ने भी डिटेल में आंसर दिया। और अकरम हसन, वो दोस्तों सही आंसर दे रहे हैं। अकरम हसन पहली बार हमारे चैनल में जुड़ चुके हैं, आपका भी हमारे चैनल में स्वागत। और राकेश कुमार, नीलेश राठौर और इसी के साथ सैम्यूअल नीनामा,
प्रेमजी भाई रंगपरा, चुडासमा मोहन और आश्री नीरव, वो भी हमारे चैनल में नए हैं, आपका भी स्वागत। और प्रेमजी भाई आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। इसी तरह आप आंसर लिखते रहिए और जो आंसर एक बार आप लिख देंगे इसे फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। भारत में प्रतिवर्ष 2 से 8 अक्टूबर की समयावधि को निम्न में से किस सप्ताह के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर की समयावधि किस सप्ताह के रूप में मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, आंसर देना मत भूलिएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो दोस्तों लाइक कीजिए और आपके दोस्त भी इस वीडियो का आनंद ले सके तो फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। कल है 4 अक्टूबर और यूपीएससी की प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है, तो आप सभी एस्पिरेंट को हमारी चैनल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका पेपर है वो अच्छा रहे। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।